नमस्कार जी सभी को। अब आज हम जो है 11वीं क्लास के न्यू कोर्स के अनुसार जो भी सिलेबस शामिल हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यूनिट 1 है जो चेंजिंग ट्रेड इन एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें मुख्य रूप से 5 टॉपिकों को शामिल किया गया है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव, कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, और जो कंपटीशन है वेरियस स्पोर्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के जो प्रतियोगिता हैं उनके बारे में चर्चा होगी। और महत्वपूर्ण प्रोग्राम है खेलो इंडिया प्रोग्राम, इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो मैं सोमव्रत लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा क्या है। फिजिकल एजुकेशन जो है वो है क्या चीज़। तो मुख्य रूप से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शरीर से जो भी क्रियाएं होती हैं केवल वो ही शारीरिक शिक्षा में शामिल होता है। ऐसा नहीं है। शारीरिक शिक्षा का सही अर्थ तभी माना जाता है जब व्यक्ति इन 4 गुणों से भरपूर हो। वो 4 गुण कौन से हैं? व्यक्ति जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से यदि स्वस्थ है, इन चारों पॉइंटों पर वो खरा उतरता है तो ही वो फिजिकल एजुकेशन में रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि शारीरिक शिक्षा एक ऐसी विधि है, ऐसी पद्धति है जिससे व्यक्ति का संपूर्ण रूप से विकास होता है। व्यक्ति हर तरह से अपने आप को विकसित कर लेता है। तो देखिए इसको समझाते हुए क्या कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, जो कि उनकी गतिविधियों के परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हों, उन्हें योग्य बनाता है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का वह एक अंग है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाता है। इन चारों के बारे में विस्तार से आपसे चर्चा होगी क्योंकि ये ही महत्वपूर्ण वो बिंदु हैं जो शारीरिक शिक्षा का एक अपना एम है, अपना एक इनका उद्देश्य है, वो इन्हीं 4 बिंदुओं पर आधारित है। तो परिभाषित करने में इसका आधार क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। फिर भी कुछ विद्वानों ने अपने अपने रूप से इसको परिवर्तित करते हुए परिभाषित किया है। एक मुख्य परिभाषा आपके सामने रखी गई है जिसके अंदर भी इन चारों चीज़ों को शामिल किया गया है। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने रोगों से संबंधित परिभाषित करते हुए कहा कि वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है जिसमें रोग नहीं है। कहने का अर्थ उनका ये हुआ कि रोग बेशक ना हो, अगर वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक व सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप उसको स्वस्थ ना माने, आप उसको रोगी ही माने। एग्जाम्पल देखिए, कोई व्यक्ति है शरीर से हष्ट-पुष्ट है लेकिन दिमाग उसका ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, तो भी वो स्वस्थ नहीं है। मान लो वो शरीर से भी ठीक है, मस्तिष्क से भी ठीक है, लेकिन अपनी भावनाओं पर, इमोशन पर वो नियंत्रण नहीं रखता, तो उसको हम स्वस्थ नहीं कह सकते, उसको हम रोगी ही कहेंगे। चलो ये भी मान लेते हैं कि वो शारीरिक रूप से भी ठीक है, मानसिक रूप से भी ठीक है और भावनात्मक रूप से भी ठीक है, वो अपनी इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, लेकिन उसका व्यवहार जो है समाज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। वो सोशल रूप से बिल्कुल भी कार्य नहीं करता, वो समाज को गंदा रखता है। मतलब जैसे कहीं भी कूड़ा डाल देना, या फिर जैसे पॉलीथीन पर बैन है फिर भी वो पॉलीथीन यूज करता है, अत्यधिक पॉलीथीन यूज करता है और समाज में बुराइयों को फैलाता है, जैसे धूम्रपान का सेवन, मदिरापान का सेवन। तो इनका सेवन करने वाला भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। किसी भी प्रकार से वो समाज में दोष पैदा करता है तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं कहेंगे। तो शारीरिक शिक्षा का यही उद्देश्य है कि वो व्यक्ति को विकसित करती है इन 4 पहलुओं से, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से। यही इसका मुख्य अर्थ है। अब देखिए, उन्हीं अर्थों को सामने रखकर जब हमें पता चलता है कि
इसके उद्देश्य क्या हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए वही बातें सामने आती हैं। 4 मुख्य पॉइंट हैं, वो आपको अच्छे से इन चारों को समझ लेना चाहिए कि यदि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से अपने आप को विकसित करता है तो ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होता है। शारीरिक शिक्षा का यही लक्ष्य है और यही उसका उद्देश्य है। देखिए, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व बोलते हैं पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी जो है ये शब्द लिया गया है पर्सोना शब्द से, जिसका अर्थ होता था मुखौटा या मास्क। मतलब जिसका जैसा मुखौटा जो पहन ले उसकी वैसी पर्सनैलिटी बन जाती है। वकील, वकील के कोट को वो काला कोट पहन के जाएगा तभी तो उसको वकील कहेंगे। अब ये तो है नहीं, एक डॉक्टर है और वो काला कोट पहन के मरीज के पास चला जाए तो सभी सोचेंगे ये वकील जो है हॉस्पिटल में आ गया। तो उसकी पर्सनैलिटी उस मुखौटे से पता चली जो उसने धारण किया था। तो व्यक्तित्व का विकास करती है। हर किसी की पर्सनैलिटी जो है शारीरिक रूप से दूर से ही हमें दिखाई देती है। उसकी पर्सनैलिटी को देखकर हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है किस पर्सनैलिटी का व्यक्ति है। तो पर्सनैलिटी में विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, उसका मन शांत रहता है, मस्तिष्क उसका सुचारू रूप से कार्य करता है। शारीरिक उसका विकास होता है, उसके जितने भी शरीर की मांसपेशियां हैं, जॉइंट्स हैं और उनके अंदर जो लचक है, स्ट्रेंथ है, उनकी जो गति है, उन सब में विकास होता है। भावनात्मक विकास होता है, भावनाओं का एक गहरा संबंध होता है। इमोशंस होते हैं जैसे क्रोध, गुस्सा कोई करता है तो वो इमोशन है, प्यार कोई करता है तो वो भी इमोशन है, हंसता है वो भी इमोशन है, रोता है वो भी इमोशन है। तो इस तरह के मुख्य रूप से 14 इमोशन जो हैं साइकोलॉजी में शामिल किए गए हैं। तो उन इमोशंस पर भी नियंत्रण होगा तभी उसका विकास माना जाएगा। अधिक क्रोध में आके यदि किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो अपनी बुद्धि को भी खो देता है, उसका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम नहीं करता। तो भावनाओं पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, यही इसका लक्ष्य है। नाड़ी संस्थान तथा मांसपेशी संस्थान में समन्वय, कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन, इस शब्द का अर्थ हुआ कि जैसा मस्तिष्क अपनी मांसपेशियों को सूचना दे, मांसपेशियां वैसा ही कार्य करें। मस्तिष्क उनको सूचनाएं देता है तभी वो कार्य होता है। पहले ब्रेन कहेगा कि भाई पानी का गिलास उठाओ, तभी ये हाथ उस पानी के गिलास को उठाएगा। तो उसका समन्वय अच्छा होता है। जैसे रिदमिक एक्सरसाइज होती है, म्यूजिक के साथ डांस करना, भाई म्यूजिक चलेगा उसके साथ डांस करना, ये इसी समन्वय, इसी तालमेल योग्यता के आधार पर होता है। तो इसका विकास होता है, ब्रेन अच्छा कार्य करता है, फिर मसल अच्छे कार्य करते हैं। ये तालमेल योग्यता बहुत ही ज़रूरी होती है व्यक्ति के जीवन को सुधारने में। तो स्वास्थ्य का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा के यदि कदमों पर हम चलते हैं तो हमारे शरीर को रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है और रोगों से मुक्त होना ही स्वास्थ्य कहा जाता है। और सामाजिक विकास होता है। क्यों? खेल को खेल की भावनाओं से खेलो, टीम इवेंट, टीम स्पिरिट उसमें आती है, लोगों का सहयोग मिलता है, हम लोगों से जुड़ना शुरू कर देते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी को करते हैं उनसे लोग मिलना शुरू कर देते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल प्रतियोगिताएं होती हैं, एक देश के खिलाड़ी दूसरे देश के खिलाड़ियों से मिलते हैं, तालमेल आपस में बनता है, समाज का विकास होता है, समाज का सुधार होता है। और शारीरिक शिक्षा से जो है व्यक्ति का मस्तिष्क अच्छे से होने की वजह से वो ऐसे कार्य करता है जैसे एनजीओ खोल लेना, समाज सुधार में कोई भी अपना योगदान दे देना, ठीक है, वो सब इसी में शामिल हो जाता है। तो ये इनके उद्देश्य और लक्ष्य हैं। इसी प्रकार से इनको आप जब एग्ज़ाम में इनके बारे में लिखते हैं तो इस तरह एक डायग्राम बना करके उनको विकसित कर सकते हैं। इन्हीं पॉइंटों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये चैप्टर काफ़ी सरल है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। देखिए, ये चित्र जो हमें बता रहा है, ये बता रहा है शारीरिक विकास के बारे में, किस प्रकार से शरीर का विकास होता चला जाता है। और जो शारीरिक शिक्षा की पद्धतियों पर चलता है उनका शारीरिक विकास पूर्ण और सुचारू रूप से होता है।
ये देखिए मानसिक विकास हो रहा है। शारीरिक शिक्षा अपने आप में इतनी काबिलियत रखती है कि वो ब्रेन का काफ़ी तेज़ी से विकास करना प्रारंभ कर देती है। अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें तो अपने आप ही हम अवसाद, डिप्रेशन, तनाव, चिंता इन चीज़ों से ग्रस्त हो जाते हैं और जिसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर अत्यधिक पड़ता है और हमारा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो शारीरिक गतिविधियों से जो है मानसिक विकास तेज़ी से होता है। और ये देखिए भावनात्मक विकास है, यहाँ पर इमोशंस पर कंट्रोल करना बच्चा जो है सीखना शुरू कर देता है। जब वो आपस में रहना शुरू करता है तो उसको हर प्रकार का दुख भी होता है, खुशी भी होती है, आपस में प्रेम भी बढ़ता है, एक दूसरे पर गुस्सा भी आता है। तो उनको नियंत्रण करने के पहलू जो हैं फिजिकल एक्टिविटी की सभी क्रियाओं में शामिल होते हैं। रूल, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, अनुशासन के तहत जब वो क्रियाएं करना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे अपने इमोशन पर कंट्रोल पाना शुरू कर देता है और उसका सामाजिक विकास हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर सामाजिक विकास इसी प्रकार से हुआ जैसे उसका भावनात्मक विकास हुआ था। भावनात्मक विकास के होते ही उसका सामाजिक विकास अपने आप जुड़ना शुरू हो जाता है। वो लोगों से प्रेम भाव के साथ रहना शुरू कर देता है। वो अपने ही घर को अपना घर ना समझकर वो संपूर्ण सृष्टि को अपना घर समझता है और वो मानव कल्याण में अपने कदमों को बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। ये एक एनजीओ का चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है जिसके तहत वो समाज कल्याण में ये व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो यही इसके उद्देश्य थे। अगला अब हम जो टॉपिक है उस पर यदि हम चलते हैं तो इसमें शारीरिक शिक्षा में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रम, भाई शारीरिक शिक्षा में कौन कौन से पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। देखिए 9th और 10th में भी फिजिकल एजुकेशन कई राज्यों में है और 11th में अब आपको हम बता ही रहे हैं। 12th में भी फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद इसकी कॉलेज में भी डिग्रियां होती हैं, जैसे बीपीई है, सीपीएड है, बीपीएड है और फिर उसके बाद बीपीएड करने के बाद मास्टर डिग्री भी इसमें होती है जिसको एमपीएड कहा जाता है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो उनके आधार पर और भी अन्य कोर्स होते हैं, जैसे कोच के लिए एनआईएस कोर्स होता है। कोच के लिए जो बच्चों को खेलों के बारे में प्रशिक्षण देते हैं उनको कोच कहा जाता है, तो एनआईएस कोर्स होता है। योगा में योग का डिप्लोमा होता है जिसको पीजीडी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कहते हैं। ऐसे ही इसमें विभिन्न एग्ज़ाम्स भी होते हैं, नेट होता है, इसमें पीएचडी होती है, एमफिल होती है, हर कार्य इस फील्ड में होता है। तो पाठ्यक्रम इसका विस्तृत है जिसको आगे तक बढ़ाया जाता है। लोगों को अनेक अवसर इस पाठ्यक्रम के साथ प्राप्त होते हैं। तो उन कोर्सों के बाद अगला जो टॉपिक है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ। अब देखिए पहले शारीरिक शिक्षा का क्या था, अब शारीरिक शिक्षा का क्या है, इसको सरल भाषा में पढ़ते हैं, क्लियर समझ में आएगा। देखिए पृथ्वी के लोगों के लिए शारीरिक शिक्षा की धारणा नई नहीं है, प्राचीन समय से ही ये चलती आ रही है। ऐसा माना जाता है कि शारीरिक शिक्षा की जड़ें पुराने काल में भी मौजूद थी। उस समय इसका प्रयोग जो है विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अलग अलग व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ अलग अलग होता था। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि शारीरिक शिक्षा विस्तृत आधार वाला शब्द है। पुराने समय में शारीरिक शिक्षा जीवित रहने के लिए आवश्यक भी थी। शारीरिक शिक्षा की शुरुआत यूनान में की गई थी। यूनान में जो है कंपलसरी शारीरिक शिक्षा पर, खेलों पर सभी के लिए उसको रख दिया गया था और उनकी कैटेगरी भी डिवाइड कर दी गई थी। अब जो है शारीरिक शिक्षा का अर्थ जो है बदल चुका है, लेकिन इसके सही अर्थ को कोई नहीं समझ पाया है। कोई इसे शारीरिक प्रशिक्षण कहता है, कोई खेल कहता है। देखो कितने नामों से जाना जाता है। कोई तो कहता है भाई ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग ले ली वही शारीरिक शिक्षा है। कोई कहता है खेल, जो भी कोई खेल खेलता है वही शारीरिक शिक्षा है। कोई कहता है खेलों के साथ साथ संस्कृति जो है, जैसे कल्चर जो है, वो उस देश का शारीरिक शिक्षा में आ जाता है। कुछ व्यक्ति इसको स्वास्थ्य से जोड़ते हैं, भाई स्वस्थ रहना है तो कुछ एक्टिविटी करिए, वही शारीरिक शिक्षा है। कुछ व्यक्ति इसको मनोरंजन से जोड़ते हैं कि भाई नाचना, गाना, बजाना, ये सब शारीरिक शिक्षा में आ जाता है। या फिर
कोई भी ऐसे खेल खेलना जिसमें एन्जॉयमेंट होता रहे, जैसे अंतराक्षरी वगैरह है। और कुछ लोग जो हैं इसको अलग अलग माध्यम से जानना शुरू, कुछ सोचते हैं कि आसन करना ही सारी शिक्षा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब को एक साथ जोड़ दो और इसमें और भी सब कुछ जोड़ दो, तभी उसको शारीरिक शिक्षा माना जाएगा। वही बात फिर से आ जाती है, जब तक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक उद्देश्य पूर्ण नहीं होते तब तक वो शारीरिक शिक्षा नहीं कही जाएगी। इन चारों पहलुओं को स्ट्रोंग करती है, उनका विकास करती है। तो इस प्रकार बदलते बदलते अब जो धारणा आई है वो यही आई है कि व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न बनाने वाली पद्धति शारीरिक शिक्षा कहलाती है। संपूर्ण सर्वगुण का मतलब है कि हर पहलू का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा के में यदि कैरियर की हम बात करें तो आजकल आप देखते होंगे, पीछे से ट्रेंड चलता आ रहा है कि लोग जो है शारीरिक शिक्षा की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते। इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और भी अन्य फील्डें हैं, लेकिन भेड़ चाल के अनुसार वो कार्य करते हैं, अपनी रुचि के अनुसार कार्य नहीं करते। और यदि अब खेलों में रुचि आती है, शारीरिक शिक्षा में रुचि आती है, तो देखो आगे बच्चा ये सोचेगा, कोई भी हो वो यही सोचेगा कि हमें इससे जीवन यापन करने के लिए जो धन होता है, मनी होती है, उसको कैसे अर्जित किया जाएगा। तो उसके बारे में भी बहुत सारे विकल्प हैं। देखिए किस प्रकार हैं। पहला विकल्प हम लेते हैं शिक्षा संबंधित कैरियर। जो शिक्षण से संबंधित कैरियर है वो कैसे, देखिए प्राथमिक विद्यालय 5वीं क्लास तक का जो विद्यालय है उसमें कितनी शारीरिक एक्टिविटियाँ होती हैं। बच्चों की पढ़ाई कम और एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं, उन सब के लिए शिक्षक होते हैं। माध्यमिक विद्यालय 10वीं तक का जो है उनको देखो अलग अलग टूर्नामेंट कराए जाते हैं, सब जूनियर, जूनियर, कितने सारे खेल उनको कराए जाते हैं, कितनी एक्टिविटियां उनको कराई जाती हैं, यहाँ तक कि कल्चर प्रोग्राम, अब देखो स्कूलों में स्पोर्ट्स डे तक बनता है, तो वो सब उनके लिए शिक्षक होते हैं, पीटीआई जिनको आप बोलते हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ माध्यमिक 11वीं और 12वीं क्लास में भी ऐसा होता है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय इनके अंदर भी होते हैं, जो कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर भी शारीरिक शिक्षक होते हैं। तो एक तो कैरियर ये आ जाता है शिक्षण संबंधित, एक फिर आ जाता है प्रशिक्षण संबंधित। प्रशिक्षण संबंधित में आ जाते हैं जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित आएगा, जैसे कोच, जो भी कोच हैं स्टेडियम्स में, हर एक स्पोर्ट्स का एक अपना कोच होता है, तो वो उसी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग बच्चों को देता है। तो प्रशिक्षण ट्रेनिंग संबंधित कैरियर वो सभी कोचेज उसमें शामिल होते हैं। खेलों के विभाग, खेल का विभाग खड़ा करें। अब स्टेडियम में ये थोड़ी है भाई कोच ही कोच है, अब स्टेडियम के अंदर हर चीज़ है, लोअर कैटेगरी से अपर कैटेगरी तक के जितने भी उसमें एम्प्लॉय हैं वो सभी खेल विभाग, स्पोर्ट्स के इसमें शामिल होते हैं। अब खेल सुविधाओं को प्रबंध, अब देखो खेलों की सुविधाएं भी होंगी, उनके इक्विपमेंट्स हमें कहाँ से प्रोवाइड होंगे, कोई दुकानदार होगा तभी तो मिलेंगे, तो उनके डीलर्स भी होते हैं जो सामानों को बेचते हैं, और इक्विपमेंट के साथ साथ काफ़ी चीज़ें होती हैं वो सभी यहाँ से प्राप्त होती हैं। ऐसे ही शारीरिक शिक्षा का भी एक अपना विभाग होता है जिसमें शारीरिक शिक्षा से संबंधित लोग इकट्ठे होते हैं और उनको रोजगार प्रदान किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ बनती हैं, जितने भी खेल हैं सब खेल की, अब हॉकी की अलग कमेटी, फुटबॉल की अलग कमेटी, क्रिकेट की अलग कमेटी ऐसे होती हैं। फिर अपनी भारतीय संघ होता है और फिर इंटरनेशनल कमेटियाँ भी होती हैं, वो सभी इसमें शामिल होती हैं। अब स्वास्थ्य संबंधित कैरियर देखो शारीरिक शिक्षा में कहाँ मिलता है। हेल्थ से संबंधित कितने आप सेंटर देखते हो, कितने ट्रेनिंग सेंटर हेल्थ के संबंधित हैं। जिम है, योगा सेंटर है, फिटनेस सेंटर है, और ये तरह तरह के डांसेस चल रहे हैं, जंबो डांस वगैरह। इस पर एरोबिक और अनएरोबिक एक्सरसाइज की ट्रेनिंगों के सेंटर हैं, वो हेल्थ के लिए वो सभी सेंटर हैं। एथलेटिक ट्रेनिंग के अलग अलग सेंटर हैं जिसमें बच्चों को लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले रेस, 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर, इस तरह की
ट्रेनिंग दी जाती है, और बच्चों को फोर्स से संबंधित, पुलिस में जाना है या किसी आर्मी में कहीं जाना है तो उससे संबंधित भी ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एथलेटिक ट्रेनिंग कहा जाता है। वो भी उनका रोजगार ही है। ऐसे ही प्रदर्शन संबंधित कैरियर भी होते हैं। कुछ खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं और पैसा कमाते हैं, जैसे बॉक्सिंग में करते हैं, आपस में मैच खेलते हैं और वहाँ पर उनको अच्छी कीमत प्राप्त होती है। जैसे क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, आईपीएल्स वगैरह चलते हैं, वहाँ पे खिलाड़ी बिकते हैं, इतने का ये खिलाड़ी इस टीम में हमने लिया, उनके प्रदर्शन के तहत ही उनकी डिमांड रखी जाती है। तो खिलाड़ियों को इस प्रकार पैसा मिलता है, ऊपर से स्कॉलरशिप भी खिलाड़ियों को मिलती है। अधिकारी के रूप में भी होते हैं, कोई टूर्नामेंट होगा तो उनमें रेफरी, कोचेज, लाइनमैन, टाइम कीपर, इस तरह से अधिकारी भी रखे जाते हैं। तो यहाँ पर उनको इनकम का सोर्स मिलता है। अब संचार, जो कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं, उनमें कैरियर देखिए, खेल पत्रिकाएं, मैगजीन छपती हैं खेलों की, पुस्तक लेखन, खेलों के ऊपर पुस्तकें लिखी जाती हैं, जितने भी कोर्स हैं उन पर पुस्तकें लिखी जाती हैं, खेलों की फोटोग्राफी होती है और फिर उनसे उनको इनकम प्राप्त होती है। अपनी अपनी पुस्तकों का प्रकाशन, जैसे ये होते हैं पब्लिशर्स होते हैं, जैसे अब प्रीमियम पब्लिकेशन है, सरस्वती पब्लिकेशन है, जिनकी आप बुक्स खरीदते हो, वो पब्लिकेशन है। खेल प्रसारण जो है, खेलों के बारे में जानकारी देने वाली जो मीडिया है, उसको इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार अनेकों विकल्प हमें अपने कैरियर के अंदर प्राप्त होते हैं, जिससे हम अपनी इनकम का सोर्स स्थापित करते हैं। अब आगे देखते हैं हम इसमें। अब अगला टॉपिक आता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सत्रों पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं। बहुत सारे टूर्नामेंट हैं, हर किसी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता वो होती है जो एक ही राष्ट्र में, मतलब एक ही देश में, उन्हीं के राज्यों को आपस में प्रतियोगिता कराई जाए। जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, यूपी, इनके आपस में प्रतियोगिता कराएंगे तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। और जब इनकी हम एक देश की दूसरे देश से, जैसे इटली, जर्मनी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इनके आपस में प्रतियोगिताएं होंगी तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं। एथलेटिक में वो सभी प्रतियोगिताएं होती हैं, बास्केटबॉल में भी ये सभी प्रतियोगिताएं होती हैं। ऐसे ही वॉलीबॉल, खो खो, अनेक अनेक तरीक़ों से ये प्रतियोगिताएं होती हैं। कुछ में राष्ट्रीय, कुछ में अंतर्राष्ट्रीय और कुछ में दोनों प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। लास्ट टॉपिक अपना है खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको जो है 2018 में शुरू किया गया था। 31 जनवरी 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। देखिए, इसके विषय में थोड़ा पढ़ते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 31 जनवरी 2018 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया था। इसको करने के विशेष उद्देश्य क्या थे? देखिए, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल संस्कृति को ज़मीनी स्तर पर पुनर्जीवित करना। मतलब ज़मीनी स्तर से मतलब ये हुआ कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, घर घर, हर गली, हर कोने से जितनी भी प्रतिमाएं हैं और उनमें जो भी क्वालिटियां हैं, उन सबको निकाल कर बाहर लाना और खेलों की संस्कृति को फिर से बढ़ाना जो दब चुकी है। ऐसे ही नेतृत्व कौशल में वृद्धि, जो नेता के गुण होते हैं, बच्चा जो है बढ़ेगा, टीम का लीडर बनेगा और टीम को मैनेज करेगा, तो उसमें नेता के गुण आते हैं। जैसे हर टीम का एक कप्तान होता है, तो ऐसे ही उनके नेता के गुणों का विकास होता है, नेतृत्व कौशल उनमें भी विकसित होता है। लक्ष्य को निर्धारित करने की योग्यता का उनमें विकास होता है, क्योंकि जब वो किसी खेल को खेलता है तो वो पहले से ही निर्धारित कर लेता है, भाई इस तारीख को कंपटीशन है और मुझे वहाँ पर मेडल प्राप्त करना है, तो अपने को लक्ष्य को निर्धारित करके वो कार्य करता है। जोखिम लेने की क्षमता का विकास होता है। कुछ बच्चे घबराए रहते हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, और वो कुछ करने से पहले ही अपनी हार मान लेते हैं।
वो बिल्कुल भी जोखिम लेना पसंद नहीं करते। तो ये नकारात्मकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए कदम आगे बढ़ाया जाता है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है, तो वो हमें इन खेलों से प्राप्त होगा। टीम भावना का विकास होगा। आपस में खेल को खेल की भावना से ही खेलना। टीम आपस में मिलजुल के खेलती है। तो टीम आपस में जब मिलकर खेलती है तो व्यक्ति के अंदर ऐसे ऐसे गुणों का विकास होता है जिससे व्यक्ति का भावनात्मक विकास हो जाता है और वो इमोशन पर कंट्रोल करके मिलजुल के कार्य करना शुरू कर देते हैं। ब्रेन से अच्छी रणनीति और विश्लेषणात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। वो शातिर हो जाते हैं और रणनीतियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब व्यक्ति प्लानिंग करके कार्य करना शुरू कर देता है तो उसका जीवन अपने आप ही सक्सेस हो जाता है। नए नए आइडिया जो हैं उसके ब्रेन से बाहर आते हैं और वो आइडिया जो है एक स्थूल मतलब एक बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अपना रूप धारण करके जो है देश का और समाज का कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये खेलो इंडिया प्रोग्राम था, इसमें खेलों को शामिल किया गया और इसी के तहत लोगों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई और अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं उनको चुन करके स्पोर्ट्स अकेडमियों में भी डाला जाता है, जहाँ से उनको पूरी सपोर्ट जो है खेलों के लिए दी जाती है, वहीं पर उनकी पढ़ाई भी होती है। तो ये नॉर्मल रूप से आपको जल्दी में समझाने का प्रयास किया गया है। साधारण ये चैप्टर है लेकिन ये ही जड़ है। जिस प्रकार मकान की जो नींव होती है ना, और यदि नींव कमज़ोर पड़ जाए तो पूरा मकान आसानी से गिर जाता है या फिर बन नहीं पाता। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा जो है वो जीवन की नींव है। यदि इससे आप अलग हट जाओगे तो आपका जीवन अपने आप ही ढह जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें, शारीरिक शिक्षा के जो ये लक्ष्य हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास, ये ही असली मानवता होती है। मानव जन्म इन्हीं 4 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बना है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित यदि आपकी कोई परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9213044444 पर। आपकी समस्या को ख़त्म करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।